Good morning student, it is video number 8 of chapter electricity class 10th and today we discuss topic electrical resistance. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था और ओम्स लॉ में हमारे पास था कि द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर। मतलब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था V के, फिर हम उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को वहां से जब रिमूव करते थे तो वहां पर एक इक्वल का साइन आता था और एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता था जिसको हम R बोलते थे और मैंने बताया था इस R को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी R को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कहीं पर भी R लिखा हो मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस। क्लियर। सो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, इन ए वायर, इन ए कंडक्टर। क्या बताया रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन to the flow of current in a circuit, in a wire or in a conductor। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ये भी सही है। मैं दोबारा बोल देता हूं, resistance is the opposition to the flow of current in a wire or in a circuit or in a conductor। ठीक है। वैसे डेफिनेशन यहां पर भी मेंशन है, एबिलिटी या प्रॉपर्टी, एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर या फिर वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। अपने अंदर से जो करंट फ्लो होता है उसको रोकने की जो एबिलिटी होती है किसी भी कंडक्टर की, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बेसिकली करंट के चलने में जो रुकावट है, जो करंट को चलने से रोकती है, वो क्या है? रेजिस्टेंस। जैसे मेरी बॉडी से अगर करंट फ्लो होगा तो मेरी बॉडी करंट को अपोज करेगी, वो मेरी क्या है? रेजिस्टेंस। जैसे मान लो ये मार्कर है, मैं इस मार्कर पर एक सेल लगा दूं, वायर लगा के एक सेल लगा दूं, एक बैटरी लगा दूं, तो इसमें से करंट पास होना चाहेगा तो ये करंट को रोकेगा, इतना ज्यादा रोकेगा कि अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देगा। तो मैं कहूंगा इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। सिमिलरली हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया तो बल्ब में से करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, तो बल्ब की रेजिस्टेंस कम है। ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस और कम है। वाटर की रेजिस्टेंस और कम होती है, वाटर में से करंट ज्यादा फास्ट फ्लो होता है। तो बेसिकली जिस डिवाइस में से, जिस वायर में से, जिस सब्सटेंस में से करंट फास्ट फ्लो होगा उसकी रेजिस्टेंस कम है, उसकी रेजिस्टेंस कम है। और जिसमें से करंट लेट फ्लो होगा या फ्लो ही नहीं होगा, इट मींस उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मीन टू से करंट में और रेजिस्टेंस में रिवर्स रिलेशन होता है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंबल भी मैंने आपको बताया था, ये रेजिस्टेंस है, ये किसका सिंबल है? फिक्स्ड रेजिस्टेंस का। फिक्स्ड रेजिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। बेसिकली कहीं पे रेजिस्टेंस बना मतलब वो एक सर्किट का सिंबल, मतलब एक सर्किट का कंपोनेंट है। जैसे बल्ब की अपनी रेजिस्टेंस होगी तो वो बल्ब भी हो सकता है। हीटर हो गया, हीटर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। टेलीविजन, टीवी जिसको आजकल कोई यूज नहीं करता है उसकी अपनी रेजिस्टेंस है। कंप्यूटर उसकी अपनी रेजिस्टेंस है। चार्जर उसकी अपनी रेजिस्टेंस है। आपके फोन में बैटरी लगी है तो उसकी भी अपनी एक रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो सबकी अपनी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। करंट को अपोज करने की एक एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कर सकते हैं तो इसकी यूनिट भी होगी। तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ओम। जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसका नाम पड़ा ओम। या हम ग्रीक लैंग्वेज में एक सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा।
ये सिंबल होता है, देखो ऐसे बना दो, समझे मत। तो ये सिंबल से लिखो आप या ओम लिखो, इट डजंट मैटर, दोनों सही है, ठीक है। ओम यूनिट होती है किसकी, ओम यूनिट होती है किसकी, रेसिस्टेंस की, और सिंबल क्या होता है, ये ओमेगा। स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर मींस इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, बात समझ में आ रही है। अब मेरी बॉडी में से करंट फ्लो होगा तो मैं करंट को अपोज करूंगा, मतलब मेरी रेसिस्टेंस होगी, तो मेरी रेसिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ है या नीचे से ऊपर की तरफ है, नहीं, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा कि मेरी रेसिस्टेंस 0.1 ओम है, 0.2 ओम है, 0.5 ओम है या 1 ओम है, जितनी भी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मतलब रेसिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट, हम किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की, किसी भी डिवाइस की रेसिस्टेंस को 1 ओम कब कहेंगे, तो मैंने आपको सिखाया भी है, जब भी 1 ओम, 1 वोल्ट वोल्टेज, 1 एम्पियर करंट, 1 वॉट पावर ऐसे आए तो आप क्या करो, उसके फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी है उसको 1 कर दो। तो देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर का फॉर्मूला V बाई आई होता है, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R का फॉर्मूला क्या हो गया, V अपॉन आई, तो R का फॉर्मूला हो गया V अपॉन आई। तो V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, तो मैं अगर वोल्टेज को ले लू 1 वोल्ट, आई क्या है, करंट, करंट को ले लू 1 एम्पियर, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 ओम। तो 1 ओम की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, तो 1 ओम की डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूं, आप धीरे धीरे करके उसको नोट कर सकते हो, मैं बिल्कुल आराम से बोलूंगा। तो लिखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज सेड टू बी 1 ओम, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज सेड टू बी 1 ओम if 1 volt potential is applied across it, if 1 volt potential is applied across it and as a result 1 ampere current flows through it, and as a result 1 ampere current flows through it। समझ में बात, क्या कहा मैंने कि किसी भी वायर की रेसिस्टेंस 1 ओम होगी, कब, अगर हम उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें और उसकी वजह से उसके अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और ए वायर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड एज ए रिजल्ट 1 एम्पियर करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। समझे बात। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को रिवाइज करो, रिकैप करो, दोबारा से नोट करो। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं कहूं गोल्ड की वायर लोगे, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इनकी रेसिस्टेंस क्या होती है, कम, और दूसरी तरफ आप नाइक्रोम वायर ले लो, क्या ले लो, नाइक्रोम वायर, मैंने क्या बोला, नाइक्रोम वायर, क्या बोला, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम क्या होता है बेसिकली, नाइक्रोम निकल और क्रोमियम, निकल और क्रोमियम के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये बेसिकली एलॉय होता है। क्या होता है ये एलॉय, इसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, रेसिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या बताया मैंने आपको, जो रेसिस्टेंस होती है इसकी वो बहुत ज्यादा हाई होती है। बात समझ आ रही है, किसकी, नाइक्रोम वायर की। नाइक्रोम क्या होता है, एलॉय होता है, किसका, निकल का और क्रोमियम का, इसकी रेसिस्टेंस हाई होती है। तो आप सबके घर में जो हीटर लगा है ना, जिसपे रोटियां सेकते हैं, खाना बनाते हैं, है ना, उसमें कौन सी वायर यूज हुई है, नाइक्रोम वायर यूज हुई है। दूसरी तरफ हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ले, बात समझ आ रही है, क्या ले हम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह ले। क्या बताया मैंने आपको, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल AU, सिल्वर, कॉपर, ये सब अगर हम लेते हैं तो इनकी जो रेसिस्टेंस होगी वो कम होगी, लेस, कम होती है इनकी रेसिस्टेंस, तो इनमें से करंट ज्यादा इजीली फ्लो होगा, नाइक्रोम में से करंट को चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब हम बात करते हैं किन किन फैक्टर पे जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करती है, रेसिस्टेंस किन फैक्टर से कम या ज्यादा होती है। तो देखो, जब हम एक वायर लेंगे तो उसकी एक लेंथ होगी, लंबाई होगी, कितना लंबा है, 5 मीटर की लेंथ है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, 50 सेंटीमीटर की लेंथ है, 5 मीटर लेंथ है, समझ में आ रहा है, किलोमीटर में भी होती है, बात समझ में आ रही है। तो उसकी लेंथ होगी, तो जितनी ज्यादा एक वायर की लेंथ होगी, एक कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसकी उतनी ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगी। मतलब एक कंडक्टर की रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ के। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेसिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगी, अगर वायर की लेंथ कम होगी तो उसकी रेसिस्टेंस भी
कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वायर होगी तो वायर का एक एरिया होगा ना, मतलब वायर या तो मोटी होगी, थिक होगी, या जो वायर है वो पतली होगी, थिन होगी। अगर वायर पतली है, थिन है, तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। बस मेरे उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर पतली वायर है तो उसका एरिया कम है, एरिया कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा है। और अगर वायर मोटी होगी, थिक होगी, तो उसका एरिया ज्यादा होगा तो उसकी रेसिस्टेंस कम होगी। नहीं समझ में आया? देखो इसको नॉर्मल समझ लो। एक रोड है, एक सड़क बनी हुई है, उस सड़क पर कार चल रही है बहुत सारी। अगर सड़क चौड़ी होगी, ज्यादा होगी, सड़क का एरिया ज्यादा होगा तो कार आसानी के साथ चलेगी, आप आसानी के साथ ड्राइव कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वही सड़क कम चौड़ी होगी, उसकी विड्थ नहीं होगी, विड्थ ज्यादा नहीं होगी, एरिया ज्यादा नहीं होगा, काफी वो मतलब तंग सड़क होगी, तो उस पर कार पर चलने में दिक्कत आएगी ना। सामने से अगर कोई कार आ गई तो आपको साइड में लगानी पड़ेगी, फिर वो निकलेगी, फिर आप चलोगे, ऐसे ही बार बार परेशान होंगे ना आप। बात समझ आई? तो अब वो जो रोड है, उस रोड की जगह मान लो, उस रोड की जगह बोलो कंडक्टर। क्या बोलो? कंडक्टर। और वो जो कार आपकी चल रही है, उस कार की जगह बोलो करंट। तो जो कार किस रोड से आसानी से चलती है? कार अगर सड़क चौड़ी हो, ब्रॉड हो, उस पे ज्यादा आसानी के साथ चलती है, ना कि उस सड़क से जो सड़क टाइट हो, है ना। सिमिलरली करंट भी उस वायर में से इजीली फ्लो होगा जिसका एरिया ज्यादा होगा। मोटी वायर होगी, है ना, क्या होगी? मोटी वायर होगी, थिक वायर होगी। अगर थिक वायर होगी तो उसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि यहां पे लिखा है देखो, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब उल्टा रिलेशन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्ट रिलेशन, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा। देखो ये न्यूमरेटर में लिखा है, ये डिनोमिनेटर में लिखा है। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, मतलब एरिया कम होगा, वायर पतली होगी, एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को चलने में दिक्कत आएगी, करंट को चलने में दिक्कत आएगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो वायर जल जाएगी। तभी तो देखते हैं पतली वायर जल जाती है। उल्टा सुनो, वायर अगर मोटी होगी, वायर अगर थिक होगी तो एरिया ज्यादा होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट को चलने में आसानी होगी, करंट अगर आसानी से चलेगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगी तो तार हमारी जलेगी नहीं। तभी तो आप देखते होंगे जब आपके घर में मिस्त्री आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या बोलता है? मोटी वायर लेके आओ, बोलता है ना मोटी वायर क्यों लेके आओ? मोटी वायर, मोटी वायर, थिक वायर, थिक वायर मतलब एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा मतलब रेसिस्टेंस कम, रेसिस्टेंस कम मतलब करंट आसानी के साथ फ्लो होगा, करंट आसानी के साथ फ्लो होगा मतलब हीट कम प्रोड्यूस होगी, हीट कम प्रोड्यूस होगी तो तार हमारी जलेगी नहीं। बात समझ में आ गई? दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बनाया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब आ जाओ बेसिक प्रिंसिपल पे, हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वेशन में से हटाना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें इक्वेशन में नहीं रखना है। और जब हम इसको हटाते हैं तो क्या होता है? जब हम इसको हटाते हैं तो एक लगता है इक्वल का साइन और एक लगता है कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां पे वो कांस्टेंट लगा, ये इसको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। देखो कैसे लिखा मैंने, ऐसे P लिखो, P लिख के इसके नीचे वाले पार्ट को ऐसे घुमा दो तो ये क्या बन जाएगा? रो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका सही नाम होता है रेसिस्टिविटी। सही नाम क्या होता है? रेसिस्टिविटी। बात समझ में? क्या बताया मैंने? देखो R भी वही है, L भी वही है, A भी वही है, सिर्फ ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था ये हट गया और इक्वल का साइन आ गया और एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते। एक रह गया इसमें कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम कॉज ऑफ रेसिस्टेंस भी बता देते हैं और इसको राइट कर लेते हैं। तो चलिए हम जल्दी से कॉज ऑफ रेसिस्टेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो फ्लो, करंट कब फ्लो होता है?
मैं बोलूं करंट फ्लो हो रहा है तो इट मींस क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी करंट होता है, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन होगा उनका आपस में एक दूसरे के साथ, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगा और साथ में जो पॉजिटिव आयंस है उस मेटल की कंडक्टर के अंदर, मेटल वायर के अंदर, मान लो आपके पास कॉपर की वायर है, ठीक है। देखो हर एक किससे बना होता है, एटम से। मान लो ये एक कॉपर की वायर है, ठीक है। इस कॉपर की वायर में ये कुछ एटम है, यहां पर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसके पास, एक एटम के पास। तो मान लो अभी इसमें 3 एटम है, एटम तो बहुत सारे होंगे, मिलियन ट्रिलियन एटम होंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होके यहां आ जाएगा, बात समझ में आ गई। इसका इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होके बाहर आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होके बाहर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देंगे। जब ये चलेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। एक बात और देखो, इस एटम पे पहले चार्ज 0 था क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका लॉस हो गया। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया एटम में से, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, इस एटम पे कौन सा चार्ज आ गया, इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। सिमिलरली इस एटम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव आयन। सिमिलरली इस एटम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आयन। और ये इमूवेबल होता है, इमोबाइल होता है, मतलब ये चलता नहीं है। पॉजिटिव आयन जहां है वही रहेगा, एटम तो जहां है वही रहेगा ना। देखो एटम में से और इलेक्ट्रॉन में से किसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मैं दोनों पर सेम फोर्स लगाऊं तो कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, एटम नहीं चलेगा, एटम तो वही रहेगा। तो ये पॉजिटिव आयन अपनी जगह रहेगा, ये पॉजिटिव आयन अपनी जगह रहेगा, ये पॉजिटिव आयन अपनी जगह रहेगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन होगा, साथ में वो इनसे भी तो स्ट्राइक करेंगे। और जब दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी जिनका कुछ ना कुछ मास है आपस में स्ट्राइक होते हैं, कोलिजन होता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। तभी तो बोला जाता है जिनकी रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, जिन वायर की रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, जो वायर पतली होती है, थिन होती है, उनकी रेसिस्टेंस ज्यादा होती है। रेसिस्टेंस ज्यादा होती है मतलब उनमें से करंट को चलने को दिक्कत आती है, करंट को चलने को दिक्कत आती है मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने को दिक्कत आती है, इलेक्ट्रॉन को चलने को दिक्कत आती है मतलब उसके अंदर पॉजिटिव आयंस ज्यादा हैं जिनके साथ उनका कोलिजन हो रहा है। कोलिजन हो रहा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो वो वायर जल्दी जल जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। समझ में आ रही बात। इसीलिए हम कौन सी वायर यूज करते हैं, थिक वायर यूज करते हैं, मोटी वायर यूज करते हैं, क्योंकि मोटी वायर का एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है तो रेसिस्टेंस कम होता है। तो इससे क्या होगा, कोलिजन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और स्पीड डिक्रीज होना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज हुई मतलब क्या कम हो गया, करंट कम हो गया। और रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को तो ही कम करता है, तो वहां से प्रोड्यूस हुआ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस नेचुरल होता है, हर एक मटेरियल का, हर एक सब्सटेंस का अपने आप होता है। हमारी ह्यूमन बॉडीज का नेचुरल रेसिस्टेंस है, करंट को अपोज करने की हमारी खुद की अपनी एबिलिटी है, वही क्या होती है, रेसिस्टेंस। अब जो इंसुलेटर होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, है ना, नॉन मेटल्स हो गए, अब इनकी जो रेसिस्टेंस होती है वो इतनी हाई होती है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ही नहीं चलेगा तो करंट नहीं चलेगा, इसलिए हमें शॉक नहीं लगता। सो आई होप आपको रेसिस्टेंस एंड कॉज ऑफ रेसिस्टेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेसिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।